गुड इवनिंग। आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 20 लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम आज के लाइव क्लास के चर्चा करेंगे। जो लाइव क्लास में पढ़ाए हैं आज उसी का ये वीडियो क्लिप है। आज 24/8/2020 इस डेट के लाइव क्लास का ये वीडियो क्लिप होगा। तो हम लोग बात करते हैं। तो गॉस का प्रमेय आज का हमारा जो टॉपिक है यह है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, किसी बंद सतह घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सब ये बंद सतह हुआ। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, यह कुल आवेश जो वर्ड है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पहले तो हम आपको नोटिस करेंगे कि गॉस का प्रमेय जब भी लागू होगा बंद सतह के लिए लागू होगा। इस वर्ड को भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा कि गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। याद रखेंगे आप लोग कि गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह के लिए लागू होता है। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, टोटल कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। अब क्यू के बारे में समझना है। क्यू क्या है? आवेश है। तो क्यू को केवल आवेश कहना गलत होगा। क्यू को आवेश कहना गलत होगा। तो क्यू क्या है? कुल आवेश है। तो केवल कुल आवेश कहना भी गलत होगा। क्यू क्या है? तो आवेश कहना गलत होगा। तो हम इसको कुल आवेश कहेंगे। तो कुल आवेश कहना भी गलत होगा। तब सर क्या कहेंगे? बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, बंद सतह के बाहर वाला नहीं, बंद सतह के अंदर वाला, बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम आशा करते हैं आप लोग इस वर्ड को नोटिस कर चुके होंगे। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक बंद सतह है तो इसके अंदर आवेश है 3 कूलम प्लस 2 कूलम माइनस 4 कूलम प्लस 7 कूलम दिया हुआ है। तो हम Q का मान कितना रखेंगे? फाई बराबर 1/ε0 गुना Q का मान कितना रखेंगे? तो Q है हमारा कुल आवेश। कौन सा कुल आवेश? तो बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। तो बंद सतह ये हुआ और इसके अंदर में आवेश है 3 या 2 5, 5 या 7 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी Q का मान रखेंगे हम 8 कूलम। क्लियर हो गया? Q का मान रखेंगे हम 8 कूलम। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर भी आवेश दिया है प्लस 4 कूलम माइनस 2 कूलम। अब बताइए कि यहाँ Q का मान कितना रखेंगे? अब आप बताएं कि Q का मान कितना रखेंगे? तो अभी भी हम 8 कूलम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का ही हमें मतलब है, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बाहर के आवेश से कोई मतलब नहीं है। हमें बंद सतह के अंदर स्थित आवेश से मतलब है कि बंद सतह के अंदर स्थित कितना आवेश है। अब यदि मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि इस तरह से दिया हुआ है और अब पूछ रहा है कि बताइए कि Q का मान कितना होगा। यहाँ पर आवेश है प्लस 4 कूलम माइनस 2 कूलम, यहाँ पर आवेश है प्लस 4 कूलम और माइनस 2 कूलम। और अब बताइए कि Q का मान कितना होगा। तो Q का मान रखेंगे 0।
क्यों? क्योंकि जो भी आवेश है वो बंद सतह के बाहर है, बंद सतह के अंदर आवेश नहीं है। जो भी आवेश है वो बंद सतह के बाहर में है, बंद सतह के अंदर में आवेश नहीं है, इसलिए कुल आवेश का मान हम 0 रखेंगे। कुल आवेश का मान 0 रखेंगे। बंद सतह के बाहर में आवेश है, अंदर में नहीं है, इसलिए Q का मान 0 हो गया। अब यदि मान लीजिए ऐसा भी दिया हो कि +3 कूलम है, -3 कूलम है, अब +4 कूलम है, -2 कूलम है, अब बताइए कि Q का मान कितना रखेंगे? तो अभी भी Q का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि बंद सतह के अंदर आवेश है +3 या -3, +3 -3 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 है, इसीलिए 0 रखेंगे। हम आशा करते हैं ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो एक और एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बंद सतह के अंदर, पहले तो आपको बता दें एक ऑब्जेक्टिव, विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। एक ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर बहादुर कुल आवेश 0 होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में आपको पता होगा कि जितना +Q होता है उतना ही -Q होता है, जितना +Q होता है उतना ही -Q, इसीलिए जोड़ेंगे तो 0 होता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है। तो यदि बंद सतह के अंदर में विद्युत द्विध्रुव हो, बंद सतह के अंदर में विद्युत द्विध्रुव हो, तो अब बताइए कि कुल फ्लक्स कितना होगा। बंद सतह के अंदर में विद्युत द्विध्रुव हो तो बताइए कि फ्लक्स कितना होगा। तो बंद सतह के अंदर में कुल आवेश 0 है, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे, तो कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। इस पर जितना भी एग्जाम्पल था वो सभी एग्जाम्पल हम दे दिए हैं। वीडियो को दोबारा रिवर्स करके यहाँ तक एग्जाम्पल वाला फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि गॉस का प्रमेय एक सार्वत्रिक नियम है। गॉस का प्रमेय जो है एक सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक नियम का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति का नियम है, यानी एक ऐसा नियम जो सब जगह लागू होता हो, उसी को हम गॉस का प्रमेय कहेंगे, सॉरी यूनिवर्सल नियम कहेंगे। तो गॉस का प्रमेय एक यूनिवर्सल लॉ है। अब हम इस फार्मूला को सिद्ध करने जा रहे हैं, इस फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला कहाँ से आया। हम इसी फार्मूले को अब सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब गॉस प्रमेय के सत्यापन के बारे में बात कर रहे हैं कि गॉस के प्रमेय का प्रूफ क्या होगा। गॉस के प्रमेय को हम कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरह से साबित करेंगे, उसी पर बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। ये एक बंद सतह है XY, ये एक बंद सतह है XY। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो लोग भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अपना राय दे सकते हैं, टेलीग्राम पर भी राय दे सकते हैं, कि लाइव क्लास में ज़्यादा बेहतर है कि वीडियो क्लिप में ज़्यादा समझ में अच्छा रहा है। यानी लाइव क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आता है कि वीडियो क्लिप जो दे रहे हैं हम, इस तरह के वीडियो क्लिप से ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा तो विचार है कि वीडियो क्लिप में हम ज़्यादा अच्छा समझा पाते हैं लाइव क्लास के बजाय। बस अंतर यही है कि लाइव क्लास में क्वेश्चन मिल जाता है कि बच्चे अपने से क्वेश्चन कर लेते हैं और हम उसका जवाब देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, आपके दिमाग के हर कन्फ्यूजन को हमने दूर किया। और इसमें जो है आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, मेरा ऐसा विचार है। आप लोग राय जरूर दीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चित्र में एक बंद सतह है XY। ये बंद सतह किसी भी रूप में हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह का घन भी बना सकते थे, घना बना सकते थे, गोला बना सकते थे हम, किसी भी तरीके का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंद सतह है XY। बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु है, बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु है C। बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु है C, जहां पर आवेश है +Q। बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु है C, जहां पर आवेश है +Q। बंद सतह के अंदर में कोई बिंदु है C, जहां पर आवेश है +Q। बंद सतह से, सॉरी, बिंदु C से R दूरी पर, बिंदु C से R दूरी पर, बिंदु C से R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु है O। बिंदु C से R दूरी पर सतह पर कोई बिंदु है O, जहां पर विद्युत तीव्रता है E। बंद सतह, सॉरी, बिंदु C से R दूरी पर
बंद सतह पर कोई बिंदु है O जहाँ पर तीव्रता है E और विद्युत तीव्रता की दिशा चूंकि धन आवेश है इसलिए विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर मतलब उधर। धन आवेश के कारण जो विद्युत तीव्रता होगा वो विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर मतलब उधर। तो इसलिए विद्युत तीव्रता की दिशा हो गया इस दिशा में, विद्युत तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। तो विद्युत तीव्रता हमारा इधर हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा हम आशा करते हैं। इसके बाद बिंदु O से गुजरता हुआ, बिंदु O से गुजरता हुआ XY का एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया MN। XY का एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया MN, जो जिसमें MN एक ऐसा टुकड़ा है जिस पर ही बिंदु O स्थित है, उसी टुकड़े पर बिंदु O स्थित है। MN टुकड़ा पर ही बिंदु O शामिल है। तो इस टुकड़े का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, इस टुकड़े का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। और आपको तो पता होगा क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होता है। तो MN पर लंब हमने डाला चूंकि 3D फिगर है इसलिए आपको कल्पना करना होगा। MN पर हमने लंब डाला तो ये लंब इधर हुआ, MN पर हमने लंब डाला तो ये लंब इधर हुआ। लंब डालेंगे तो आखिर किसी न किसी डायरेक्शन में तो जरूर होगा। जब हम MN पर लंब डालेंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में जरूर होगा। हमने मान लिया कि इधर हुआ। ये क्षेत्रफल है DA, ये क्षेत्रफल है DA। तो हम देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कुछ कोण बन रहा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ कोण बन रहा है। विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ कोण बन रहा है। तो इस कोण को हमने मान लिया कि थीटा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कुछ कोण बन रहा है, हमने मान लिया कि ये कोण कितना है, थीटा है। इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम क्लियर हो गया। एक बार फिर से डायग्राम की चर्चा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चित्र में एक बंद सतह है XY के अंदर में कोई बिंदु है C पर आवेश स्थित है +Q। C से R दूरी पर बंद सतह पर कोई बिंदु O है जहां विद्युत तीव्रता E है। विद्युत तीव्रता की दिशा विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर मतलब उधर। बिंदु O से गुजरता हुआ एक क्षेत्रफल काटा MN, बिंदु O से गुजरता हुआ एक क्षेत्रफल काटा MN। तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। इसीलिए हमने लंब डाला तो OP हुआ, MN पर लंब डाला तो OP हुआ। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है थीटा। इस तरह हमारा डायग्राम क्लियर हुआ। अब हम इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। माना बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत तीव्रता, बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत तीव्रता बराबर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। और दिशा की बात करें तो C से O की तरफ समीकरण नंबर 1। आशा करते हैं आपको क्लियर होगा। C पर स्थित आवेश के कारण O पर विद्युत तीव्रता E है और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। और दिशा हो गया C से O की तरफ। पुनः बिंदु O से गुजरता हुआ एक अत्यंत छोटा, बिंदुओं से गुजरता हुआ एक अत्यंत छोटा क्षेत्रफल MN काटा, जिसका मान DA है।
डीए की दिशा ओपी के अनुदिश है। ये सब आपको चित्र में दिखेगा, ओपी के अनुदिश है। चूंकि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। इसलिए अतः एमएन से गुजरता हुआ फ्लक्स बराबर डी फाई। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए छोटा सा फ्लक्स हुआ। ई का मान ये है, डी ए हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। डी फाई बराबर ई का मान बैठा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। यहीं पर थोड़ा सा हम साइड में लिख दे रहे हैं, क्यू को यहाँ लिखेंगे और डी ए कॉस थीटा को यहाँ लिखेंगे। तो डी फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। जैसा ये तो सेटिंग है, केवल इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए। अब क्यों ऐसा किए हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे। डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर ठोस कोण का सूत्र है, जो कि हम पिछला क्लास में बताए थे। ठोस कोण का सूत्र है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, जैसा कि पिछला क्लास में बताए थे। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टेलीग्राम पर मेरे नहीं जुड़े हैं। कोचिंग का तो ऐप है ही, आपको टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं और मीटिंग का पासवर्ड देते हैं। टेलीग्राम पर हम मीटिंग पासवर्ड देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन है तो हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। साथ ही साथ नोट्स जो है हम देते हैं वो टेलीग्राम पर ही देते हैं। ऐसे तो ऐप में भी मिलता है, लेकिन चूंकि हम अभी ऐप उतना नहीं चलाना सीखे हैं इसलिए ऐप में हम नहीं डालते हैं। टेलीग्राम पर हमें नोट्स भेजने में आसानी होती है। ऐप में भी आपको नोट्स मिल जाता है, लेकिन ऐप में थोड़ा नोट्स भेजने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेचीदा है। और टेलीग्राम पर केवल फ़ोटो क्लिक करके भेज देना है। तो टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाता है, टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, टेलीग्राम पर आपको मीटिंग पासवर्ड मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर कैसे चलाना है, मान लीजिए कुछ ऐसा बच्चे हैं जिनको टेलीग्राम चलाने नहीं आता है, तो हम कल एक वीडियो डाले थे, कल या आज ही शायद वीडियो डाले हैं, आज ही शायद वीडियो डाले हैं। हम एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाले हैं कि हाउ टू स्टडी बाय मनीष सर, हाउ टू स्टडी बाय मनीष सर करके एक वीडियो क्लिप हमने बनाया है, जो आज 24/8/2020 को ही हमने डाला है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि टेलीग्राम ऐप कैसे चलाना है और टेलीग्राम ऐप में नोट्स कहाँ मिलेगा, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसको देख सकते हैं। चलिए खैर, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर ठोस कोण है, तो यहाँ पर हम ठोस कोण रखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। डी फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसके जगह पर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के जगह पर डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, तो जहाँ डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर ठोस कोण, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर ठोस कोण। ये हमारा ठोस कोण हुआ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2, एमएन से गुजरता हुआ फ्लक्स है, एमएन से गुजरता हुआ फ्लक्स है।
बहादुर mn से गुजरता हुआ फ्लक्स है और हमें mn से गुजरता हुआ फ्लक्स नहीं निकालना है, हमें mn से गुजरता हुआ फ्लक्स नहीं निकालना है, हमें तो xy से गुजरता हुआ फ्लक्स निकालना है टोटल। तो xy जो है mn जैसे हजारों लाखों टुकड़ों से मिलकर बना होगा, xy जो है mn जैसे हजारों लाखों टुकड़ों से मिलकर के बना होगा। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि चूंकि xy mn जैसे बहुत से टुकड़ों से मिलकर बना है, अतः xy से गुजरता हुआ फ्लक्स, xy से गुजरता हुआ कुल फ्लक्स, xy से गुजरता हुआ कुल फ्लक्स बराबर फाई, और फाई बराबर हम समाकलन कर देंगे, क्योंकि समाकलन वही लगाते हैं जहां छोटा मान दिया हो, तो छोटा को समाकलन कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। अब हम देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नंबर है, इसीलिए ये तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नंबर है, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। अब क्यू हमारा आवेश है। अच्छा, तो सतह जब mn है तो अंदर में आवेश q है, सतह जब mn है तो अंदर में आवेश q है। तो टोटल जब xy लेंगे तो अंदर में आवेश q ही रहेगा कि बदल जाएगा? जब हम टोटल सतह लेंगे तो क्या आवेश बदल जाएगा कि वो q ही रहेगा? तो q ही रहेगा, यानी आवेश कांस्टेंट है। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, और ये हमारा सतह डी ओमेगा। अब सवाल है कि सर ठोस कोण कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ठोस कोण क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है, और mn क्षेत्रफल अलग है और xy का क्षेत्रफल अलग है। तो क्षेत्रफल बदलेगा तो ठोस कोण भी बदलेगा, इसीलिए ठोस कोण कांस्टेंट नहीं है। और ठोस कोण का टोटल समाकलन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठोस कोण का मान हम बता चुके हैं कि 4 पाई होता है। तो ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है, इसीलिए ठोस कोण का समाकलन के जगह पर 4 पाई रख दिए। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो ये हमारा हो गया फाई बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसी को हमें प्रूफ करना था। यही हमारा गॉस थ्योरम है, इसी को हमें प्रूफ करना था। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो आप बेझिझक सवाल कीजिएगा, वीडियो क्लिप को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2-4 नोट बताने वाले हैं, उस नोट को ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। 2-4 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में वही बात जो हम पहले बता चुके हैं कि यदि बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 हो, बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 हो, तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। देखिए, अब यहाँ पर आवेश 0 नहीं है, बंद सतह के अंदर आवेश 0 नहीं है, बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 है, बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 है, इसलिए कुल फ्लक्स भी 0 होगा। तो बंद सतह के, नोट नंबर 1 आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नहीं मिलेगा, नोट में नहीं मिलेगा। बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। बंद सतह के अंदर कुल आवेश 0 हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। नोट नंबर 2, यदि बंद सतह के अंदर आवेश स्थित न हो, बंद सतह के अंदर आवेश स्थित न हो, इसको दूसरे भाषा में कहें कि यदि कुल आवेश बंद सतह के बाहर हो, बंद सतह के अंदर आवेश स्थित न हो, तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होता है। यानी जो भी आवेश हो वो बंद सतह के बाहर हो, अंदर में न हो,
तो भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम पीछे दे चुके हैं। नोट नंबर 3, बंद सतह के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव हो, यह भी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। बंद सतह के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। फिर से एक बार, नोट नंबर 1, यदि बंद सतह के अंदर कुल आवेश शून्य हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। यदि बंद सतह के अंदर आवेश स्थित न हो तो भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। यदि कुल आवेश बंद सतह के बाहर हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। यदि बंद सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव हो तो बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। और यदि आवेश धनात्मक हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है और धनात्मक विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर निकलता है। फिर से एक बार, यदि आवेश धनात्मक हो यानी फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यानी आवेश यदि धनात्मक हो तो फाई धनात्मक होगा और धनात्मक फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है, धनात्मक फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है। यदि आवेश ऋणात्मक हो तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करता है, ऋणात्मक फ्लक्स बंद सतह के अंदर प्रवेश करता है। फिर से एक बार, यदि आवेश धनात्मक हो तो फ्लक्स धनात्मक होता है और धनात्मक फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है, सतह से बाहर निकलता है। यदि आवेश ऋणात्मक हो तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करता है, बंद सतह के अंदर प्रवेश करता है। इस तरह से हमारा गॉस का प्रमेय टोटल समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी समस्या होगा आप व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।